हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील पाठ DS साइंस एकेडमी से और हम MT09 का फिजिक्स का सलूशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा इधर उधर बात न करके सीधे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ 100 वोल्ट AC इफ द रिएक्टेंस बी 100 ओम, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कंडक्शन करंट के ही बराबर, और कंडक्शन करंट कितना हो जाएगा VRMS अपॉन Z। ठीक है, VRMS कितना गिवन है 100 आपको, और रिएक्टेंस गिवन है टोटल ये भी 100 गिवन है, और इस तरह से ये आ गया 1 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है द चार्ज ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरीज एज Q इज इक्वल टू गिवन है आपको Q0 cos 2 pi VT। ठीक है, द प्लेट आर वेरी लार्ज एंड क्लोज टुगेदर, एरिया A है, सेपरेशन D है, नेग्लेक्टिंग द एज इफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कंडक्शन करंट, और I इज इक्वल टू चार्ज इज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो D ऑफ DT और ये Q, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो हो जाएगा Q0, और ये है ही, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये आ गया साइन थीटा, दैट इज 2 पाई VT, और यहाँ पर 2 पाई V और आ जाएगा साथ में मल्टीप्लिकेशन में। तो साथ में मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई VT, तो यहीं लिख देते हैं 2 पाई यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई VT, तो 2 पाई V आ गया। तो आंसर हो गया यहाँ से माइनस 2 पाई V और Q0 साइन 2 पाई VT। ठीक है, और ऐसा ऑप्शन है हमारा सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा क्वेश्चन ये भी है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस R is equal to 6 cm has capacity C is equal to 100 microfarad। कैपेसिटेंस हमें गिवन है 100 माइक्रोफेरेड। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट AC सप्लाई विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो RMS वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज यहाँ पर IC ही RMS निकाल लीजिए, कंडक्शन करंट की जो RMS वैल्यू है, और ये हो जाएगा VRMS अपॉन Z मतलब यहाँ पर ओनली XC यूज होगा, XC ही दिया हुआ है, और XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc, तो ये हो जाएगा VRMS इंटू ωc। और इस तरह से यहाँ पर ID इज इक्वल टू हो गया VRMS गिवन है 230, और ओमेगा हमारे पास गिवन है 300 रेडियन पर सेकंड, तो ये है 300, और C की वैल्यू हमारे पास गिवन है C 100 पिको फेरेड, तो ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁻12, और इस तरह से ये वैल्यू हो गई हमारे पास XC ωc हो चुका है
ठीक है 100 और ये 2, तो ये आ गया हमारे पास 6.9 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है। इफ एसी सोर्स ऑफ ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, then with the decrease in frequency of AC supply the displacement current will। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है, AC सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए हम लिख सकते हैं ID इज इक्वल टू IC। तो ID इज इक्वल टू IC, दैट इज ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC, और IC इज यहाँ पर जो कि कैपेसिटर कनेक्ट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिक्रीजेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप जानते हैं कि चार्ज एट रेस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है चार्ज का तो जो है आपका करंट भी फ्लो हो जाती है, और अगर जो है यहाँ पर चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशन देता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, द ब्रूस्टर एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज 54.74 डिग्री सी। तो ब्रूस्टर एंगल गिवन है और ये हम जानते हैं कि होता है 10 IP, और ये हो गया 10 IP हमारे पास ये है 54.74, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, √2, तो ये हो गया √2। ठीक है, फिर कहा गया है क्वेश्चन में, इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास strike at an angle of incidence 45 degree, then the angle of refraction is। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री गिवन है, तो ये साइन 45 है और आर पूछा गया है, तो साइन आर इज इक्वल टू हो गया साइन आई कितना गिवन है 45, और अपॉन म्यू की वैल्यू है √2, और इस तरह से साइन आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2, और इसका मतलब ये हो गया साइन 30। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन है ए हमारा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है आपको कि which of the following has zero average value in a plane electromagnetic wave। तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ही होते हैं। अब इस तरह से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही एवरेज वैल्यू 0 होती है, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, बी नॉट, ठीक है, तो हम जानते हैं सिंस C इज इक्वल टू हमें पता है √ओवर होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा C इज इक्वल टू यहाँ पर बात करें, C इज इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन
बी नॉट, ठीक है। अगर इन दोनों को एक साथ ले लूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं स्क्वायर करूं यहाँ पर या ऐसे ही लिख दूं तो हमारे पास हो जाएगा बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट रूट ओवर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बीम ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम ए फिल्टर फेसिंग ऑफ ए फ्लड light is given by B is equal to this. What is the average intensity of the beam of light? Average intensity beam of light की पूछी गई है। Average intensity हमारे पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड की अगर हम बात करें तो होती है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पर तो बी नॉट हमारे पास कितना है, बी नॉट है हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁻8 स्क्वायर कर दें तो हो गया यहाँ पर 144 इंटू 10⁻16 इंटू सी की बात करें तो हो गया 3 इंटू 10⁻8, ठीक है, अपॉन 2 म्यू नॉट। 2 म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और इन सबको सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.71 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर डी। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है about 5% of the power of a 100-watt light bulb is converted to visible radiation. What is the average intensity of visible radiation at a distance of 10 meter? Assume the radiation is emitted isotropically and neglect reflection. तो 5% जो हमारे पास आउटपुट है वो 5% ही मिल रहा है। तो 100 का 5% कितना हो गया, 100 का 5% तो 5/100 इज इक्वल टू 5 वाट, ठीक है, 5 वाट यूटिलाइज हुआ। आइसोट्रॉपिक सोर्स है तो इंटेंसिटी होती है आइसोट्रॉपिक सोर्स के लिए जो P आउट बाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो गया 5 और ये हो गया 4, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर 100। और इस तरह से इसको अगर सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू, चूँकि ये 12 हो जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। In an electromagnetic wave, the electric and magnetic field are 100 watt per meter and 0.265 ampere per meter. The magnetizing field, ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है और पूछा क्या है मैक्सिमम एनर्जी फ्लो। मैक्सिमम एनर्जी जो फ्लो है वो होती है मैक्सिमम एनर्जी फ्लो, ये होता है ई नॉट बी नॉट बाई म्यू नॉट, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एच नॉट। तो एच नॉट ऑलरेडी हमें पता है, एच नॉट क्या होता है बी नॉट बाई यहाँ पर
म्यू नॉट, और इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सीधे सीधे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी को ई नॉट इंटू एच नॉट। ई नॉट ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, 100, और एच नॉट की वैल्यू गिवन है 0.265, और इस तरह से देखें तो ये आ गया 26.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए, 26.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है इफ लैम्डा वी, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा एम रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव रेस्पेक्टिवली, देन। तो इनको एक ऑर्डर में लिखना है। आपको मालूम है कि जो लैम्डा एम है ये सबसे ज़्यादा है माइक्रोवेव, फिर ऑर्डर में आ जाएगा विजिबल लाइट, और सबसे कम वेवलेंथ है यहाँ पर लैम्डा एम, सबसे कम है हमारे पास लैम्डा एक्स। तो लैम्डा एम इज ग्रेटर देन लैम्डा वी इज ग्रेटर देन लैम्डा एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप जानते हैं एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यहाँ पर। इसका मतलब कैथोड रे ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सोलर रेडिएशन इज। सोलर रेडिएशन कैसा है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, सोलर रेडिएशन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, नन ऑफ दिस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर 14 का ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सोलर रेडिएशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज। तो बच्चों हमें पता है कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने कोई रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे इमेज बनती है। तो इस तरह से देखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है अ लाइट बीम इज being reflected by using two mirrors as an periscope used in submarines. If one of the mirrors rotate by angle theta, the reflected light will deviate from its original path. आप जानते हैं कि अगर बीम ऑफ लाइट को थीटा एंगल रोटेट कर देंगे, सपोज यहाँ पर ये नॉर्मल बीम ऑफ लाइट देखें, ऐसे दो प्लेन मिरर हैं, एक ही से समझ लीजिए ये बीम ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट भी ये हो गई। अब अगर हम मिरर की पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ पर इस तरह से मिरर की न्यू पोजीशन ये ले ले, तो थीटा एंगल अगर मैं इस सेंस में इसको रोटेट करा दूँ तो थीटा रोटेट करा दिया। अब जरा देखिए नॉर्मल, तो नॉर्मल ये आ जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा अब ये थीटा हो गया क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से थीटा एंगल बनाने लगेगी, और इस तरह से ये पूरा एंगल देखें तो ये इसका रोटेशन हो गया रिफ्लेक्टेड बीम का। तो रिफ्लेक्टेड बीम का रोटेशन कितना हो गया, 2 थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है when a ray of light is incident on a plane mirror at an angle theta, the reflected ray deviate through an angle। तो प्लेन मिरर पर यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर बीम ऑफ लाइट, ये प्लेन मिरर है और बीम ऑफ लाइट ये इंसिडेंट कर रही है। अगर इसके पाथ को थोड़ा और आगे देख लें, फॉरवर्ड करें यहाँ पर,
प्रोड्यूस कर दें, ये थीटा है, ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ये हो जाएगी, ये भी यहाँ से थीटा हो जाएगा। अगर देखें तो ये कितना घूम गई, तो इतना टर्न लिया है रेज ने, इतना टर्न लिया है ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, टोटल एंगल कितना है 180, और ये इतना टर्न लिया है। इसको भी नॉर्मल को थोड़ा सा ऐसे ले जाएं तो ये अगर थीटा है ये, तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये थीटा यहाँ पर आ चुका है, इधर ये इतना हो गया है। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल जो है कितना था, यहाँ से यहाँ तक 180, और इतना एंगल 2 थीटा है, तो ये कितना घूम गई 180 माइनस 2 थीटा। दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ f, a real object placed at a distance f in front of it from the pole produces an image at। तो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकल लेंथ f गिवन है, रियल ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर है, f पॉजिटिव है, और ये एट अ डिस्टेंस f पर ऑब्जेक्ट है। तो u की वैल्यू f यहाँ पर गिवन है, और v की वैल्यू पूछा गया है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f तो पॉजिटिव है तो ये f हो गई, लेकिन u नेगेटिव है, u नेगेटिव है और f डिस्टेंस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा f, तो ये वैल्यू हो गई 2/f। और इस तरह से v इज इक्वल टू देखें तो क्या आ गया f/2। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है, b। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है। Which of the following pair can produce erect, diminished and virtual image? फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस, यस करेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस गलत है, एंड कॉन्केव मिरर ये तो यहाँ पर गलत है। कॉन्केव लेंस एंड ये तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर से जो हमें इमेज मिलती है वो डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल होती है। इसी तरह से कॉन्केव लेंस से जो इमेज मिलती है वो भी हमें इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल मिलती है। इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों दिया हुआ है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। If the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, image will shift by about। तो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, placed at a distance of 10 centimeter and its real image is formed। ठीक है, तो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज उसी के फ्रंट में बनाएगा। कॉन्केव जो है यहाँ पर मिरर की खास बात यही होती है। और इस तरह से देखें तो फर्स्ट केस में यहाँ पर फोकल लेंथ आपको गिवन है, f इज इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं 1/u प्लस 1/f। तो 1/u हमारे पास यहाँ पर और 1/v हमारे पास ये है, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 20, और ये हो जाएगा -2 और -1 दैट इज -3/20। ये तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई, f इज इक्वल टू -20/3। इसका अब आगे चलें तो कॉन्केव मिरर हमारे पास है ये। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, तो नाउ u इज इक्वल टू इस बार हो गया हमारे पास कितना, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर। अगर मिरर की तरफ अगर इसको मूव करा दिया गया तो अब हो गई 9.9 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। और f हमें पता है, v भी हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों फिर से हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगा दें कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u सॉरी प्लस u, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर v को हम v डैश लिख लेते हैं क्योंकि न्यू पोजीशन है u डैश।
तो 1/v' इज इक्वल टू हो गया 1/f। 1/f की वैल्यू कितनी है 3/20 और माइनस 1/u', u ऑलरेडी नेगेटिव है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 9.9। ठीक है, ये 9.9 लिखा हुआ है। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो v' इज इक्वल टू आता है -20.41 सेंटीमीटर, और इस तरह से शिफ्ट कितना हो गया डेल्टा v इज इक्वल टू 0.41 सेंटीमीटर। चूंकि नेगेटिव है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब अवे फ्रॉम द मिरर। तो करेक्ट ऑप्शन कितना है यहाँ पर, कौन सा है 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। मे बी इस समझ में आ गया हो गया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है लाइट ऑफ सर्टेन कलर हैज 2000 वेव्स पर मिलीमीटर इन एयर। तो वेवलेंथ कितनी हो गई, वेवलेंथ पर मिलीमीटर है तो 1/2000, ठीक है, और mm, ठीक है, क्योंकि 1 mm में 2000 वेव्स हैं, तो एक वेव कितनी हो गई 1/2000। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में, ये तो एयर की बात है, अगर मैं मीडियम की वेवलेंथ की बात करूं तो लैम्डा एयर अपॉन हो जाता है म्यू। तो लैम्डा एयर तो हमारे पास ये है 1/2000 और अपॉन म्यू करेंगे, म्यू ऑलरेडी कितना है 1.25। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये हो गया 10⁻³ तो यही है ऊपर जाने पर, तो 10⁻³ mm, और ये mm में ही वर्क हो रहा है अभी। 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2.5 और ये mm है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और 2.5 तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो 0.0, ठीक है, और 4 इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, क्या ठीक हुआ ये 2.5 अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2.5 से, mm में था, मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻6 मीटर हो गया, ये 2.5 है, और मैंने इसको 10 लिखा तो एक पावर और माइनस हो गया और ये 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 10⁻⁻7। ठीक है, तो मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ, इसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ मैं 4.10⁻⁻7, या सीधे हम एंगस्ट्रॉन में लिखें तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। तो इतने मीटर, चूँकि एंगस्ट्रॉम में आंसर है इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a ray of light passes through a plain glass slab of thickness t and refractive index mu is equal to 1.5. The angle between incident ray and emergent ray will be। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर कि रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, प्लेन ग्लास स्लैब से, थिकनेस उसकी टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अगर जो है प्लेन ग्लास प्लेट है तो इसका मतलब है कि उसमें केवल जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, और चूंकि आई जो है आर दोनों ही यहाँ पर क्या होगा कि ये रिफ्रैक्ट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर कोई जो है मोमेंट नहीं होने वाला है, सीधी निकल जाने वाली है। तो यहाँ पर
अगर हम देखें ग्लास स्लैब के केस में तो जो बीम ऑफ लाइट यहाँ पर जा रही है वो बेंड नहीं होगी, अंदर तो होगी फिर बाहर वो ऐसी हो जाएगी इस तरह से। तो लेटरल तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये जो एंगल पूछा गया है कि बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, तो ये हो जाएगा 0। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, if the refractive index of water is 4/3 and that of glass slab is 5/3, then the critical angle of incidence which a light ray tending to go from glass to water is totally reflected is। तो रेज कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी, ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच अ लाइट रे टेंडिंग गो फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है रेज, ठीक है, ग्लास से वाटर में जा रही है। तो डब्ल्यू म्यूजी की इसका मतलब जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो डब्ल्यू म्यूजी यहाँ पर हो जाएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ ए म्यूजी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यूजी जो दिया हुआ है वो 5/3 है आपका, और ए म्यू डब्ल्यू जो गिवन है वो 4/3 है। इस तरह से ये 4/3 है, सॉरी। तो अगर ये 4/3 है तो 3 कैंसिल आउट हुआ, ये आया 5/4 डब्ल्यू म्यूजी, और इसी को हम म्यू ले लेते हैं। और क्रिटिकल एंगल हमारा होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू, ठीक है ना। और 1/म्यू का मतलब ये हो गया 4/5, तो 4/5। और इस तरह से थीटा सी इज इक्वल टू बात करें तो हो गया साइन इनवर्स, क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, साइन इनवर्स 4/5। और साइन इनवर्स 4/5 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, अ फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, कंटेन इन अ सर्कुलर हॉरिजन if the refractive index of water is 4/3 and the fish is 12 centimeter below the water surface, the radius of the circle in centimeter। तो यहाँ पर है, मान लीजिए फिश की पोजीशन, ये वाटर है, ये यहाँ पर ये फिश की पोजीशन है, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट इस तरह से और इस तरह से इंसिडेंट कर रही हैं और इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जा रही हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, क्रिटिकल एंगल यही हो गया। ये जो डिस्टेंस गिवन है ये 12 सेंटीमीटर है और ये आपका हॉरिजन है यहाँ पर। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। तो यही थीटा सी है हमारे पास। तो यहाँ से देखें कि साइन थीटा सी यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए इस सरफेस का एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का म्यू डब्ल्यू है, तो इसी को मैं म्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आप जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा सी, ठीक है ना, अपॉन साइन आर 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 1/म्यू, ठीक है ना। म्यू का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर इधर से इधर जाएंगे, दिस ये इसका 1 है और इसका म्यू है, तो 1/म्यू आ गया, ठीक है। अब ये तो वैल्यू मिल गई मुझे साइन थीटा सी की, और म्यू हमें यहाँ पर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ये ऑलरेडी गिवन है वाटर का 4/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/4। क्लियर है। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 3/4। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर मैं टेन थीटा सी की अगर बात करूँ, ये थीटा है और ये हमारे पास 3 है और ये 4 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया √7, ठीक है। तो टेन थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा सी इज इक्वल टू, और
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 3/√7। नाउ इस ट्रायंगल में देखिए ये इसका सेंटर है और ये पॉइंट है, तो अगर ये tan थीटा सी देखें यहाँ पर, तो tan थीटा सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पर r/12, ठीक है ना, और r इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 12 tan थीटा सी, और tan थीटा सी की वैल्यू इतनी है, तो 12 इंटू 3/√7, और इस तरह से जो रिजल्ट आया ये हो गया 36/√7। कितना आ गया 36/√7। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में है लाइट टेक्स t1 सेकेंड टू ट्रेवल a distance x in vacuum and the same light takes t2 second to travel 10x centimeter in a medium. Critical angle for corresponding medium will be। तो देखिए x डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल हो रहा है, तो t1 इज इक्वल टू x बाई सी, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि एंड द सेम लाइट टेक्स t2 सेकेंड टू ट्रेवल 10x सेंटीमीटर, तो कितने समय में t2 समय में कितनी डिस्टेंस 10x डिस्टेंस मीडियम में, ठीक है ना, और मीडियम में जो वेलोसिटी होती है c बाई म्यू, तो c और म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस में ये कहा गया एंड सेकंड केस में ये कहा गया। सेकंड केस में ही बात करें तो 1/μ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 10x अपॉन सी t2, ठीक है ना, या t2 इंटू सी। अच्छा x बाई सी क्या है t1 है, तो ये हो जाएगा 10t1/t2। तो करेक्ट ऑप्शन है 10t1/t2। तो 10t1/t2 ये चूंकि ये साइन थीटा सी के ही बराबर होता है, तो थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स दिस 10t1/t2। तो साइन इनवर्स 10t1/t2, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी 10t1/t2, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों कि टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट, द इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होती है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो पहले वाले लेंस को क्या लिखें यहाँ पर 100/20, तो 5 डायोप्टर हो गया 100/20 प्लस दूसरे वाले में 100/25, और इस तरह से ये हो गया 5 + 4 इज इक्वल टू 9 डायोप्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है द क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टेन मीडियम इज साइन इनवर्स 3/5, द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज। अच्छा तो क्रिटिकल एंगल गिवन है आपको, क्रिटिकल एंगल क्या गिवन है साइन थीटा सी, और ये जो है होता है 1/μ, ठीक है। थीटा सी ये होता है साइन इनवर्स 1/μ, या साइन थीटा सी इज इक्वल टू 3/5 गिवन है, दैट इज ये वैल्यू गिवन है आपको 3/5 की, है ना। कितना गिवन है, क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टेन मीडियम गिवन है, दैट इज साइन थीटा सी इज इक्वल टू ये होता है, और ये आपको गिवन है 3/5। तो म्यू इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/3, ठीक है। अब म्यू इज इक्वल टू अगर हम बात करें एंगल ऑफ पोलराइजेशन की बात करें, तो ये लिखा जाता है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, वेयर IP इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो IP का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, IP
IP का मतलब हुआ tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू 5/3 है, दैट इज 5/3, तो tan इनवर्स 5/3, बी ऑप्शन इज करेक्ट, tan इनवर्स 5/3, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 28 में। A plano-convex lens fits coaxially into a plano-concave lens. Their plane surfaces are parallel to each other. If lenses are made of different materials of the refractive index mu1 and mu2, and r is the radius of curvature of the curved surface of the lenses, then the focal length of combination. तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन बच्चों पूछा गया है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। अगर मैं f1 और f2 फाइंड आउट करने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करूं तो ये हो जाएगा μ1 माइनस 1 और 1/r1, r1 ये वाला r, तो ये तो इनफाइनाइट है, 1/r1 तो ये तो हो गया हमारे पास 0, और फिर 1/r1 माइनस 1/r2 तो माइनस माइनस प्लस 1/r, ये तो 1/f1 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से बच्चों अगर मैं 1/f2 की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा μ2 माइनस 1। अब यहाँ पर 1/r1, तो r1 ये वाला सरफेस इधर है यानी रेडियस नेगेटिव है, तो 1/r1 लिखा जाएगा, तो माइनस एक फार्मूले का लिखा गया, लेकिन ये वाली जो r है वो इनफाइनाइट है प्लेन सरफेस के लिए, तो ये आ गया, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 1/r तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा μ1 माइनस 1 माइनस μ2 प्लस 1 और बाहर यहाँ पर 1/r, 1 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास μ1 माइनस μ2/r। हमें फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की चाहिए, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन μ1 माइनस μ2। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जरा देख लीजिए। A glass convex lens μg is equal to 1.5 has a focal length of 8 cm when placed in air. What would be the focal length of the lens when it is immersed in a water? तो एयर में फोकल लेंथ गिवन है बच्चों, एयर में हमारे पास गिवन है और ये वैल्यू होती है μ माइनस 1 1/r माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस था हमारे पास। अब आगे यहाँ पर बढ़े, ये जो भी है कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही हो जाएगा 2/r। चलिए तो इसको लिखा ही रहने दीजिए, तो ये तो दोनों में रहेगा, इमर्ज करेंगे तब भी, केवल बात इसकी रहेगी। पहले जो लाइट रेज जो ग्लास में एंटर करती हैं तो वो बच्चों एयर से ग्लास में एंटर करती हैं, तो ये जो म्यू है वो a म्यू जी है। जब इसको वाटर में लेंस को अगर इमर्ज कर देंगे तो जो लाइट रेज हैं वो वाटर से ग्लास में एंटर करेंगी। किससे एंटर करेंगी? वाटर से ग्लास में, तो हमें w म्यू जी लगेगा। तो ये आपका क्या है, a म्यू जी है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं a म्यू जी, और 1/f(w) की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास w म्यू जी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 1/, इन दोनों को डिवाइड कर रहे तो f वाटर अपॉन f एयर, इधर तो ये रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा a म्यू जी माइनस 1, a म्यू जी 3/2 गिवन है, दैट इज ये वाली वैल्यू 1/2 हो गई, और w म्यू जी का मतलब हो गया बेटा a म्यू जी अपॉन a म्यू w। a w म्यू जी मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग, w म्यू जी
ए म्यू जी मतलब 3/2 और अपॉन ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, और ए म्यू डब्ल्यू क्या है हमारे पास 4/3, तो ये 3/4 हो जाएगा, तो 9/8, 9/8 ये हो जाएगा। और ये जो है 3/2 है, 3/2 माइनस 1 1/2, 9/8 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका 1/8। तो यहाँ से 1/8 आ रहा है और यहाँ से 1/2 आ रहा है, तो 1/2 में यहाँ पर ये आपका 1/2 आ गया, और ये आ गया आपका 9/8 माइनस 1, 8 इधर आ गया तो 1/8 आया, ठीक है। और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, लेंथ लिखा है 8 सेंटीमीटर, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही है यहाँ पर, ये 1/2 है, ये 1/8 है, तो 4 आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये वाली वैल्यू हमारी 1/2 और ये वाली वैल्यू 1/8, तो ये 8/1, तो ये कितना आया 4, तो FW इज इक्वल टू 4FA आया, 4FA। FA की वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है, कितनी गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो 8 हो गया, और इस तरह से ये वैल्यू हो गई 32 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी, ठीक है ना। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 जरा देख लीजिए, लिखा है अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस f is equal to 20 सेंटीमीटर is silvered at a plane surface, ठीक है। नाउ इफ विल बी, तो यहाँ पर जो है ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, इसको सिल्वर्ड कर दिया गया है, और तो आप जानते हैं इसको सिल्वर्ड करने से कंबाइंड जो सिस्टम है ये मिरर बन जाएगा, और इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 2/f1 प्लस इससे रिफ्लेक्शन हुआ है 1/fm, तो ये हो गया 2 ये यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव यानी 20 सेंटीमीटर, प्लस ये प्लेन है तो ये तो 0 हो गया, और इस तरह से f इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों है डी। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 31। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म फॉर ए मोनोक्रोमेटिक वेव इज √2 and its refracting angle is 60 degree. For minimum deviation the angle of incidence will be, minimum deviation given है, इसका मतलब हो गया A is equal to R1 plus R2 that is 2R, चूँकि R1 is equal to R2 is equal to R, that is R is equal to लिख सकते हैं by 2। A हमें गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल, that is R is equal to आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए म्यू गिवन है, तो म्यू इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है sin I अपॉन sin R, ठीक है। और इस तरह से आप लिख सकते हो sin I इज इक्वल टू म्यू इंटू sin R, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास √2 है इंटू sin R 1 ये हो जाएगा 2, क्योंकि sin 30 है, तो ये 1/√2 आ गया, और इस तरह से I इज इक्वल टू देखा जाए तो हो गया आपका 45 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज 40 डिग्री and angle of prism is 60 degree. The angle of incidence in this position would be, angle of incidence क्या होता है minimum deviation के केस में, the angle of incidence होता है आपका a plus m/2, ठीक है। तो a हमारे पास कितना है 60 और m है यहाँ पर 40, तो ये होता है a प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई 2, तो A है हमारे पास
यहाँ पर 60 और ये है 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन है बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर गिवन है म्यू इज इक्वल टू √3 और इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास आता है साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यहाँ पर म्यू की वैल्यू √3 गिवन है, तो ये हुआ √3 इंटू साइन ए बाई 2 और ए की वैल्यू 60 है, इसका मतलब साइन 30 आ गया और साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। यहाँ से आपका ये √3 है, अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू √3/2 है, तो ये साइन 60 की वैल्यू हो गई। अगर मैं और आगे देखूं तो ये साइन 60, तो यहाँ से a प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो ये हो गया, ये तो 160 है, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 120। और इस तरह से हमें द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना था। डेवल एम इज इक्वल टू 2 इंटू 60 120 माइनस ए भी 60 है और इस तरह से ये वैल्यू हो गई 60। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है डिस्पर्सन कैन टेक प्लेस फॉर डिस्पर्सन ट्रांसवर्स वेव में ओनली बट नॉट फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नहीं, ट्रांसवर्स में भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल में भी होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ओनली बट नॉट फॉर ट्रांसवर्स वेव, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35 में इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, करेक्ट है। बी वर्चुअल, ये भी करेक्ट है। सी इरेक्ट, ये भी करेक्ट है। दैट इज ऑल। करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। 4 lenses of focal length plus 15 centimeter plus 20 centimeter 150 centimeter and 250 centimeter are available for making an astronomical telescope to produce the largest magnification. The focal length of eyepiece should be, तो लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन कितना होता है f0/fe, ये होता है। इसका मतलब ये है कि fe जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अ वेव फ्रंट travels along a straight line. Wave front does not travel at all. पहला वाला तो सही लग रहा है, wave front does not travel at all, गलत है ये। A wave front travels parallel to itself and perpendicular to the rays of light, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इन केस ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डज नॉट चेंज विद टाइम, varies periodically with time, increase and decrease linearly with time, is parallel to the direction of propagation। तो देखिए डज नॉट चेंज विद टाइम, ये तो गलत है, चेंज होता है। वेरीज पीरियडिकली
पीरियडिकली जो है चेंज होता है ना, आवर्त रूप से चेंज होता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 में। इफ I1 I2 आर इंटेंसिटीज ऑफ लाइट फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेज, द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज I इन्वॉल्व इंटरफेरेंस टर्म्स I12। तो आप जानते हो ये फेज डिफरेंस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री व्हेन लाइट रेज एंटर्स इनटू ग्लास फ्रॉम एयर। बिल्कुल सही है ये कि ग्लास में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रेज जब एंटर करेगी तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। करेक्ट ऑप्शन ए है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, one slit is covered with red filter and another slit is covered with green filter, then interference pattern will be। देखिए रेड और ग्रीन फिल्टर है, दोनों जो है कंपटीटिव कलर्स हैं और इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ने वाला है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो है ये कंपटीटिव कलर्स है और इसलिए रिजल्टेंट यहाँ पर हमारा इनविजिबल ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मिनिमम फॉर λ1 660 nm coincide with first maxima for wavelength λ2, the value of λ2। फर्स्ट मिनिमा के लिए दिया है यहाँ पर, तो ले लेते हैं यहाँ पर a sin θ1 फॉर फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू n लैम्डा n मतलब 1 फर्स्ट और वेवलेंथ λ1, तो इसको ले लेते हैं हम 660। एक इक्वेशन तो ये मिल गया। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि फर्स्ट मैक्सिमा, तो मैक्सिमा क्या हो जाएगा फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, अगर हम बात करें मैक्सिमा की अगर बात करें तो होता है a sin θ2 पर एंगल पर है मान लीजिए, तो sin θ2 इज इक्वल टू 2n, चूंकि फर्स्ट लेना है तो 2n इज इक्वल टू 1, 2n प्लस 1 इंटू λ2, ठीक है ना, बाई 2। अब जरा देखिए यहाँ से, अब साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो ये बाई ए हो गया और यहाँ से भी, तो a साइन θ2, इसका मतलब ये दोनों बराबर है θ1 और θ2 की बात, तो राइट हैंड साइड को सीधे सीधे बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, या फिर एक के डिवाइड करके यहाँ पर थीटा साइन θ1 इज इक्वल टू दिस साइन θ2 इज इक्वल टू दिस कर दें, फिर बराबर लिखें तब भी वही आएगा। कहने का मतलब इन इक्वेशन 1 और 2 से दोनों वैल्यू सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूँ 660 इज इक्वल टू यहाँ से 2 प्लस 3, तो 3/2 इंटू λ2, और इस तरह से इस 3 से इसको डिवाइड करें तो 220 ये हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 440, तो 440 nm यहाँ पर हो गया। करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है, इन अ वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट्स डिपेंड्स ऑन। वैक्यूम में सभी जो है फ्रीक्वेंसीज के लिए लाइट की जो स्पीड है वो सेम होती है, वो ना कलर पर डिपेंड करती है, ना फ्रीक्वेंसी पर, और ना ही वेवलेंथ पर, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। इन डिफ्रैक्शन फॉर्म अ सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिपेंड्स ऑन। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास क्या होती है, 2d लैम्डा बाई डी, इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ स्लिट इस पर भी डिपेंड करती है, डिस्टेंसेस ऑफ स्लिट इस पर भी डिपेंड करती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 45 में। द विड्थ ऑफ अ सिंगल स्लिट इफ द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व एट एन एंगल 2 डिग्री with a light of wavelength 6980 angstrom is given in sin 2 degrees equal to this। तो चलिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा,
फर्स्ट मिनिमा की बात की जा रही है, n इज इक्वल टू 1 हो गया और साइन 2 डिग्री ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इज इक्वल टू हो गया, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 इंटू लेमडा हमारे पास गिवन है 6980 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर और साइन थीटा दैट इज साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6980 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई साइन 2 डिग्री 0.035। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों आता है यहाँ पर हमारे पास 0.02 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। और इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.02 mm। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। जो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आपको मान लीजिए आपसे नहीं हुए उनको अच्छे से आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अपने को तैयार करिए। थैंक यू ऑल।